नमस्कार। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मानव इतिहास के एक बहुत ही अहम एक निर्णायक मोड़ तो समझने की कोशिश करेंगे। वो मोड़ जिसने हमारी कहानी हमेशा के लिए बदल दी। इसके लिए हमारे पास है युवाल नोआ हरारी की मशहूर किताब सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, और हम इसके हिंदी अनुवाद के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। मकसद क्या है? मकसद ये जानना है कि हम होमो सेपियंस इस धरती पर इतने हावी कैसे हो गए। ना हम शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे, ना ही सबसे तेज दौड़ने वाले। तो फिर वो क्या बात थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने हमें सबसे आगे पहुंचा दिया? बिल्कुल। और जैसा किताब में बताया गया है, ये जो बड़ा बदलाव है, ये जुड़ा है लगभग 70,000 से 30,000 साल पहले हुई संज्ञानात्मक क्रांति से। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं। और ये सिर्फ बेहतर औजार बना लेना या आग जलाना सीख लेना नहीं था। अच्छा। नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके में और ख़ास तौर पर एक दूसरे से बात करने, संवाद करने के तरीके में एक ज़बरदस्त, एक अभूतपूर्व बदलाव था। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हमारे दिमाग के विकास ने, हमारी सोचने की क्षमता ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। विज्ञान और मानविकी का एक संगम है ये। तो चलिए इसी क्रांति और इसके असर को परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सोचने और संवाद करने की इस अनोखी ताकत ने आखिर हमें पहुंचाया कहां। लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इस संज्ञानात्मक क्रांति से पहले क्या माहौल था? क्या हम होमो सेपियंस शुरू से ही कुछ खास थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। किताब साफ बताती है कि करीब 20 लाख साल से लेकर महज 10,000 साल पहले तक इस धरती पर एक ही वक्त में कई अलग अलग तरह की मानव प्रजातियां रहती थीं। कई सारी। हाँ, जैसे यूरोप में निएंडरथल थे, एशिया में होमो इरेक्टस थे, साइबेरिया के डेनिसोवंस, और हम यानी होमो सेपियंस, जो उस वक्त बेचारे पूर्वी अफ्रीका की किसी कोने में बस अपना गुजारा कर रहे थे। दुनिया पर हमारा असर कोई खास नहीं था, मतलब किसी गुरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश से ज्यादा नहीं। हम बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं थे। हाँ, ये बात सही है कि हमारा दिमाग बड़ा था, लेकिन ये बड़ा दिमाग एक बोझ भी था। बोझ कैसे? वो ऐसे कि आराम करते वक्त भी ये शरीर के करीब 25% ऊर्जा इस्तेमाल कर लेता था, जबकि दूसरे वानरों के मस्तिष्क को सिर्फ 8% चाहिए होती है। 25%? हाँ, और हम 2 पैरों पर सीधे चलते थे, तो उससे हाथ तो आजाद हो गए औजार बनाने के लिए, दूसरे कामों के लिए। हाँ, ये तो फायदा हुआ। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, जैसे पीठ दर्द, गर्दन में अकड़न, ये समस्याएं आम हो गईं। और महिलाओं के लिए तो सीधे चलने से कूल्हे थोड़े सकड़े हो गए, जिससे बच्चे को जन्म देना ज्यादा मुश्किल और जानलेवा भी बन गया। उस जमाने में प्रसव के दौरान मृत्यु एक बहुत बड़ा खतरा था। मतलब शुरुआत में हम कोई सुपर हीरो तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे थे। बड़े दिमाग और सीधे चलने के फायदे थे, पर उनकी भारी कीमत भी थी। तो फिर ऐसा क्या बदल गया? वो क्या था जिसने हमें एकदम से खाद्य श्रृंखला में इतनी तेजी से ऊपर पहुंचा दिया? हाँ, यहीं पर आती है वो संज्ञानात्मक क्रांति। जैसा किताब में जिक्र है, आज से लगभग 70,000 से 30,000 साल पहले सेपियंस के सोचने और खासकर संवाद करने के तरीके में अचानक एक नाटकीय बदलाव आया। अचानक? पर क्यों? ये पक्के तौर पर तो कोई नहीं जानता, पर जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी है वो ये है कि शायद कुछ अचानक हुए जेनेटिक बदलावों ने, मतलब म्यूटेशंस ने, हमारे दिमाग की अंदरूनी वायरिंग को ही बदल दिया। दिमाग की वायरिंग बदल गई? हाँ, कुछ ऐसा ही। और इस बदली हुई वायरिंग का सबसे जबरदस्त नतीजा निकला एक बिल्कुल नई तरह की भाषा का विकास। ये सिर्फ जानवरों जैसी आवाजें नहीं थी, जैसे खतरा, शेर आ रहा है, या ऊपर देखो चील है। सेपियंस की भाषा कमाल की लचीली थी। हम कुछ सीमित आवाजों और संकेतों को जोड़ तोड़कर अनगिनत इन्फिनिट नए वाक्य बना सकते थे, और हर वाक्य का एक अलग मतलब होता था। ये क्षमता अपने आप में ही अनोखी थी। अच्छा, तो भाषा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई, ये दिलचस्प है। पर इस नए लचीलेपन से ऐसा क्या खास हुआ? मतलब इसने हमें दूसरे जानवरों से इतना अलग कैसे कर दिया? इसने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मुमकिन की, और यही हमारी कामयाबी की चाबी साबित हुई। पहली चीज है गपशप करने की काबिलियत। गपशप, गॉसिप, मतलब जिसे हम आज बस टाइम पास समझते हैं, वो असल में जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए ये बेहद अहम थी। हरारी का तर्क है
कि हमारी भाषा शायद इसी सामाजिक सहयोग को बढ़ाने के लिए विकसित हुई। सेपियंस सामाजिक प्राणी है ना? जिंदा रहने के लिए, बच्चे पालने के लिए आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। सही बात है। लेकिन इसके लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि शेर कहाँ है या शिकार कहाँ मिलेगा। उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना था कि समूह में कौन किसका दोस्त है, कौन दुश्मन, अच्छा, कौन भरोसे के लायक है। हाँ, कौन भरोसे के लायक है और कौन धोखा दे सकता है। ये जानकारी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती थी। अब सोचिए, लगभग 150 लोगों तक के छोटे समूह में जहां सब एक दूसरे को जानते हों, गपशप से ये जानकारी आसानी से फैल सकती थी। इससे विश्वास बनता था, सहयोग बना रहता था। हरारी तो ये भी कहते हैं कि शायद आज भी हमारी ज्यादातर बातचीत का बड़ा हिस्सा, चाहे वो ईमेल हो, फोन कॉल हो या अखबार के कॉलम, असल में गपशप ही है। ये बड़े समूहों को भी जोड़े रखने का एक बहुत असरदार तरीका बन गया। ठीक है, तो गपशप ने छोटे समूह में भरोसा बढ़ाया, तालमेल बढ़ाया, लेकिन वो दूसरी कौन सी चीज थी जो इस नई लचीली भाषा ने मुमकिन की? आपने कहा 2 चीजें थीं। दूसरी शायद ज्यादा अनोखी थी। हाँ, दूसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी चीज थी काल्पनिक या अमूर्त चीजों के बारे में बात करने की क्षमता। ऐसी चीजें जिनका भौतिक दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। काल्पनिक चीजें जैसे देवता, राष्ट्र, पैसा, कंपनियां या फिर मानवाधिकार। सेपियंस अकेले ऐसे प्राणी हैं जो इन चीजों पर चर्चा कर सकते हैं, इन पर विश्वास कर सकते हैं। काल्पनिक चीजों के बारे में बात करने की काबिलियत, ये सुनने में तो बहुत ही अजीब है। मतलब हम उन चीजों की बात कर सकें जो असल में है ही नहीं, इसका क्या महत्व हो सकता है? ये हमें कैसे मदद कर सकता था? इसका महत्व जबरदस्त था। शायद यही होमो सेपियंस की कामयाबी का असली राज है। ये काबिलियत हमें बहुत बड़ी संख्या में और बहुत लचीले ढंग से एक दूसरे के साथ सहयोग करने में मदद करती है। अच्छा? हाँ, देखिए ना, चिंपैंजी भी सहयोग करते हैं, पर सिर्फ छोटे समूहों में, जहां सब एक दूसरे को पहचानते हैं। मधुमक्खियां और चींटियां लाखों की संख्या में सहयोग करती हैं, पर बहुत ही कठोर, बंधे बंधाए तरीकों से। उनका व्यवहार एकदम फिक्स होता है, उसमें बदलाव की गुंजाइश न के बराबर होती है। सेपियंस ही ऐसे प्राणी हैं जो हजारों, लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों अजनबियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और ये कैसे मुमकिन होता है? इतने सारे अजनबी जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो एक दूसरे पर भरोसा करके एक साथ कैसे काम कर पाते हैं? साझा मिथकों और कहानियों में विश्वास करके। जब तक बहुत सारे लोग एक ही कहानी, एक ही कल्पना पर यकीन करते हैं, वे एक जैसे नियमों, रिवाजों और मूल्यों को मानने लगते हैं और उसी आधार पर सहयोग करते हैं। राष्ट्र, धर्म, कानून व्यवस्था, पैसा, ये सब असल में क्या है? ये साझा कल्पनाएं ही तो हैं। इनका कोई ठोस भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब मानते हैं कि ये मौजूद है, ये हमारी असली दुनिया पर जबरदस्त असर डालती हैं। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? किताब में कुछ बताया गया है? हाँ, किताब में प्यूजो कार कंपनी का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, प्यूजो असल में है क्या? कार बनाने वाली कंपनी। हाँ, पर वो कंपनी क्या है? क्या वो सिर्फ कारें हैं या फैक्ट्रियां या शोरूम? नहीं, ये एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जो कि एक कानूनी कल्पना है, वकीलों द्वारा गढ़ी गई एक कहानी। लेकिन क्योंकि लाखों लोग, कर्मचारी, निवेशक, मैनेजर, ग्राहक इस कहानी पर, इस कल्पना पर विश्वास करते हैं, वे सब मिलकर काम कर सकते हैं, कारें बना सकते हैं, बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सही बात है। और अगर ये कंपनी दिवालिया हो जाए, तो भी इसके मालिक या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कर्जदार नहीं होते। ये है उस कंपनी नाम के साझा मिथक की ताकत। इसी तरह कोई भी देश या राष्ट्र, वो कोई प्राकृतिक सच्चाई थोड़ी है, वो भी एक साझा कहानी है जिसमें लाखों करोड़ों लोग यकीन करते हैं, और इस यकीन के चलते वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, टैक्स देते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके लिए जान तक दे देते हैं। और पैसा भी तो ऐसा ही है। कागज के नोट या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों का अपना कोई मूल्य नहीं है। उनका मूल्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब मानते हैं कि उनका मूल्य है। ये एक सामूहिक विश्वास प्रणाली है, पूरी तरह से कल्पना पर आधारित। किताब में जर्मनी की स्टैडल गुफा में मिली लगभग 32,000 साल पुरानी शेर मानव की मूर्ति का भी जिक्र है, हाथी दांत की बनी हुई। हाँ, वो शेर मानव या शायद शेरनी मानव की मूर्ति, ये शायद इस बात का सबसे पुराना सबूत है कि इंसान उन चीजों की कल्पना कर सकता था जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं,
ये दिखाता है कि काल्पनिक कहानियां गढ़ने की हमारी क्षमता कितनी पुरानी और कितनी गहरी है। ये तो कमाल की बात है। तो हमारी असली सुपर पावर ना तो हमारी शारीरिक ताकत है, ना तेज रफ्तार, बल्कि कहानियां गढ़ने और उन पर सामूहिक रूप से विश्वास करने की हमारी दिमागी क्षमता है। और इसी ने हमें वो जो प्रकृति की लगाई सीमा है, लगभग 150 लोगों की सामाजिक सीमा, उसे पार करने में मदद की। बिल्कुल, जिसे डनबर संख्या कहते हैं। मोटे तौर पर उतने लोग जिनसे हम दिमागी तौर पर सार्थक रिश्ते बनाए रख सकते हैं। हाँ, और इसी वजह से हम बड़े बड़े शहर, राज्य और साम्राज्य बना पाए। एकदम सही। और इसी क्षमता ने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मुमकिन की, हमारे व्यवहार में तेजी से बदलाव लाना, इनोवेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि सेपियंस अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को, अपने व्यवहारों को, अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए सिर्फ धीमे जेनेटिक बदलावों का इंतजार करने पर मजबूर नहीं थे। वे सिर्फ अपनी कहानियों को बदलकर ऐसा कर सकते थे। सोचिए, फ्रांसीसी क्रांति हुई या रूसी क्रांति, इन घटनाओं ने रातों रात सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को पलट दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने नई कहानियों में विश्वास करना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे मानवाधिकार की कहानी या वर्ग संघर्ष की कहानी। ऐसा बदलाव जेनेटिक विकास की धीमी रफ्तार से तो कभी संभव ही नहीं हो पाता। हमारी सांस्कृतिक विकास की गति जेनेटिक विकास से कहीं ज्यादा तेज हो गई। तो फिर इस नई सोच, इस नई भाषा और इस बड़े पैमाने पर सहयोग करने की ताकत का नतीजा क्या निकला? मतलब मानव इतिहास पर और इस ग्रह पर इसका क्या असर पड़ा? नतीजे बहुत बड़े थे, बहुत दूर तक जाने वाले, और सच कहूं तो कुछ मायनों में काफी विनाशकारी भी साबित हुए। विनाशकारी? हाँ, सबसे पहला नतीजा तो ये हुआ कि सेपियंस बड़ी तेजी से अफ्रीका से बाहर निकले और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गए। मिसाल के तौर पर वे लगभग 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्हें खुला समुद्र पार करना पड़ा होगा, जिसके लिए नाव बनाने और दिशा समझने जैसी तकनीकों की जरूरत पड़ी होगी। ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। वाह! फिर लगभग 16,000 साल पहले या शायद उससे भी पहले वे बेरिंग लैंड ब्रिज के रास्ते अमेरिका महाद्वीप में दाखिल हुए, हर कोने में पहुंच गए। और जब सेपियंस इन नई जगहों पर पहुंचे तो वहां क्या हुआ? उनका सामना किससे हुआ? क्या वो जगह खाली थी? थी। उनका सामना हुआ उन दूसरी मानव प्रजातियों से जो वहां उनसे पहले से रह रही थीं। यूरोप और मध्य पूर्व में निएंडरथल थे, एशिया में होमो इरेक्टस और डेनिसोवंस थे, इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर तो होमो फ्लोरेंसियंसिस जैसे छोटे कद के मानव भी थे। लेकिन एक पैटर्न बहुत साफ दिखता है, जहां जहां सेपियंस पहुंचे वहां की पुरानी मानव आबादी गायब हो गई। हाँ, निएंडरथल जो हजारों लाखों सालों से यूरोप की कड़ाके की सर्दी झेलते आए थे, मजबूत थे। सेपियंस के वहां पहुंचने के कुछ ही हजार सालों के अंदर विलुप्त हो गए, हमेशा के लिए। तो क्या हुआ था उनके साथ? क्या सेपियंस ने उन्हें लड़कर खत्म कर दिया या फिर वो आपस में घुल मिल गए? किताब इस बारे में क्या कहती है? इस बारे में दो मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। एक है प्रतिस्थापन सिद्धांत यानी रिप्लेसमेंट थ्योरी, ओके। और दूसरा है अंतर संबंध सिद्धांत यानी इंटरब्रीडिंग थ्योरी। प्रतिस्थापन सिद्धांत ये कहता है कि सेपियंस और दूसरी मानव प्रजातियां जैसे निएंडरथल शारीरिक रूप से, आदतों में, शायद उनकी गंध भी इतनी अलग थीं कि उनमें आपसी आकर्षण बहुत कम था। और जब भोजन और संसाधनों के लिए मुकाबला हुआ तो बेहतर तकनीक, बेहतर भाषा और बेहतर सामाजिक संगठन वाले सेपियंस भारी पड़े। उन्होंने दूसरों को खत्म कर दिया, हो सकता है सीधे लड़ाई में या नरसंहार करके। ओह, ये तो काफी डार्क है। हाँ, दूसरी तरफ अंतर संबंध सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, सेपियंस और निएंडरथल या डेनिसोवंस के बीच संबंध बने, बच्चे भी पैदा हुए और धीरे धीरे ये आबादियां आपस में घुल मिल गईं। तो सच क्या है? क्या हमें पता है? देखिए, हाल की जो जेनेटिक रिसर्च है उससे जो तस्वीर उभर रही है वो थोड़ी मिलीजुली सी है। आज के जो यूरोपियन और मध्य पूर्वी मूल के लोग हैं, उनके डीएनए में करीब 1 से 4% हिस्सा निएंडरथल डीएनए का पाया जाता है। सच में? 1 से 4%? हाँ। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों और मेलेनेशिया के लोगों में 6% तक डेनिसोवन डीएनए मिलता है। 6%? हाँ, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ हद तक
अंतर संबंध मतलब इंटरब्रीडिंग जरूर हुई थी। लेकिन ये प्रतिशत इतना कम है कि ऐसा लगता है कि पूरी तरह घुलने मिलने के बजाय ज्यादातर प्रतिस्थापन ही हुआ होगा। शायद सेपियंस और दूसरे मानवों के बीच बच्चे पैदा होना मुमकिन तो था, पर या तो ऐसा बहुत कम हुआ या फिर जो बच्चे पैदा हुए वे ज्यादा सफल नहीं रहे होंगे। नतीजा वही निकला कि सेपियंस बच गए और बाकी सब खत्म हो गए। ये सोचना थोड़ा परेशान तो करता है कि हमारी अपनी प्रजाति का फैलाव शायद दूसरी इंसानी आबादियों के खात्मे की कीमत पर हुआ। क्या इसका असर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित रहा या पर्यावरण पर भी पड़ा? हाँ, पर्यावरण पर भी इसका असर बहुत गहरा और विनाशकारी था। सेपियंस सिर्फ दूसरे इंसानों के लिए ही खतरा नहीं बने, वे जहां भी गए वहां के पूरे इकोसिस्टम के लिए और खासकर बड़े जानवरों के लिए, जिन्हें मेगाफोना कहते हैं, उनके लिए तबाही लेकर आए। बड़े जानवरों के लिए कैसे? जैसे जब सेपियंस लगभग 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वो महाद्वीप विशालकाय जानवरों से भरा पड़ा था। सोचिए, 200 किलो वजनी और 2 मीटर लंबे कंगारू थे। 200 किलो के कंगारू? हाँ, आज के गैंडे जितने बड़े वॉम्बैट थे। शेर के आकार के मांसाहारी मार्सुपेल थे। शुतुरमुर्ग से 2 गुने बड़े ऐसे पक्षी थे जो उड़ नहीं सकते थे। एक अलग ही दुनिया थी वो। लेकिन सेपियंस के वहां पहुंचने के कुछ ही हजारों सालों के अंदर इनमें से ज्यादातर बड़े जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। ऑस्ट्रेलिया में 200 किलो से ज्यादा वजन वाले जानवरों की 24 में से 23 प्रजातियां गायब हो गईं। 23? क्या ये महज एक संयोग था या हो सकता है उस समय जलवायु में कोई बड़ा बदलाव आया हो जिसका असर पड़ा हो? किताब के अनुसार जलवायु परिवर्तन के असर को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन जानवरों के विलुप्त होने का समय सेपियंस के आगमन के साथ इतनी सटीकता से मेल खाता है कि उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि सेपियंस अपनी नई शिकार तकनीकों जैसे आग का इस्तेमाल करके जानवरों को घेरना या फंसाना और अपनी बेहतर आपसी तालमेल की क्षमता के साथ इन बड़े जानवरों के लिए एक ऐसे नए और घातक शिकारी साबित हुए जिनका सामना करने का उन्हें पहले कोई अनुभव ही नहीं था। वो तैयारी नहीं थी इसके लिए। हाँ। और यही कहानी दुखद रूप से अमेरिका में भी दोहराई गई। जब लगभग 16,000 साल पहले सेपियंस अमेरिका पहुंचे तो वहां भी घोड़ों, ऊंटों, विशालकाय जमीनी स्लॉथ, मैमथ, मास्टरडॉन जैसे बड़े जानवरों की भरमार थी। एक शानदार मेगाफोना था वहां भी। लेकिन सेपियंस के आने के महज 2000 साल के अंदर ही उत्तरी अमेरिका के बड़े स्तनधारियों के 47 में से 34 जेनरा और दक्षिणी अमेरिका के 60 में से 50 जेनरा विलुप्त हो गए। 50, 60 में से 50। ये तो वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या सेपियंस जानबूझकर ऐसा कर रहे थे या उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? शायद जानबूझकर नहीं, लेकिन हरारी का तर्क ये है कि सेपियंस खाद्य श्रृंखला में बहुत तेजी से ऊपर चढ़े थे, मतलब एकदम रॉकेट की तरह। ज्यादातर जो बड़े शिकारी होते हैं जैसे शेर या शार्क, वो लाखों सालों के क्रमिक विकास के बाद अपनी टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं। इस धीमी प्रक्रिया से बाकी इकोसिस्टम को उनके साथ संतुलन बनाने का मौका मिल जाता है। हाँ, एक बैलेंस बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन सेपियंस जो पहले खाद्य श्रृंखला में कहीं बीच में थे, वो इस दिमागी क्रांति के बाद अचानक ही औजारों, आग और सबसे बढ़कर संगठित सहयोग की मदद से सीधे शीर्ष शिकारी बन गए, टॉप प्रेडेटर। वो इतने कुशल और प्रभावी हो गए कि उन्होंने बड़े जानवरों का तेजी से सफाया कर दिया, इससे पहले कि वो जानवर इस नए खतरे से बचाव करना सीख पाते या पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इस बड़े बदलाव के साथ कोई तालमेल बिठा पाता। इसे हम इतिहास का पहला और शायद सबसे बड़ा पारिस्थितिकी विनाश कह सकते हैं जो हमारी प्रजाति ने किया। बाप रे! तो अगर संक्षेप में कहें तो ये जो संज्ञानात्मक क्रांति थी, इसने होमो सेपियंस को भाषा, कल्पना और संवाद की अभूतपूर्व शक्ति दी। इसने हमें बड़े पैमाने पर अजनबियों के साथ सहयोग करने लायक बनाया, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में फैल गए, दूसरी मानव प्रजातियों की जगह ले ली और साथ ही पर्यावरण पर भी एक गहरा और अक्सर विनाशकारी असर डाला। बिल्कुल। ये क्रांति सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये जीव विज्ञान से भी उतनी ही गहराई से जुड़ी है। इसने हमारे व्यवहार को, हमारी सामाजिक संरचनाओं को और यहाँ तक कि हमारे जीन्स को भी, जैसा कि निएंडरथल और डेनिसोवन डीएनए के अंशों से पता चलता है, आकार दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी आज की दुनिया की नींव
आज भी उन्हीं साझा मिथकों और काल्पनिक सच्चाइयों पर टिकी है जिन्हें हमने इसी क्रांति के दौरान गढ़ना सीखा था। बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर देशों तक, पैसे से लेकर मानवाधिकारों तक, सब इसी कल्पना और सामूहिक विश्वास की उपज है। ये सोचना वाकई हैरान करता है कि हमारी जो ये असाधारण सफलता है उसका राज असल में हमारी कल्पना करने की क्षमता में छिपा है, हमारी कहानियों में। ठीक है, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज की इस चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या टेकअवेज हैं? मेरे ख्याल से सबसे मुख्य बात यही है कि होमो सेपियंस की जो अद्वितीयता है, जो यूनिकनेस है, वो उसकी अनोखी लचीली भाषा और खास तौर पर कल्पना करने की क्षमता में है। इसी ने बड़े पैमाने पर अजनबियों के बीच लचीला सहयोग संभव बनाया और इसी सहयोग ने हमें शारीरिक रूप से सबसे मजबूत न होते हुए भी इस ग्रह पर हावी होने में मदद की। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कई गहरी मान्यताएं, हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं, हमारी आर्थिक प्रणालियां, ये सब असल में साझा कहानियां हैं, कोई ठोस भौतिक सच्चाई नहीं। वो ताकतवर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम सब मिलकर उनमें विश्वास करते हैं। तो आज हमने सेपियंस के जरिए देखा कि कैसे लगभग 70,000 साल पहले हमारे सोचने और संवाद करने के तरीके में आए एक अप्रत्याशित बदलाव ने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। भाषा और कल्पना ने हमें अजनबियों के साथ मिलकर काम करने और दुनिया पर छा जाने की वो शक्ति दी, जिसके नतीजे खैर अच्छे भी रहे और बुरे भी। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आज की दुनिया इन साझा कल्पनाओं के कितने नाजुक धागों से बुनी हुई है। राष्ट्र, पैसा, कंपनियां, मानवाधिकार, कानून, धर्म, ये सब इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि हम सब ने सामूहिक रूप से इनमें विश्वास करना चुना है। ये हमारी बनाई हुई हकीकतें हैं जिन्होंने हमारी असली भौतिक दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी दुनिया का आधार ये साझा कल्पनाएं ही हैं, तो क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेंगी? क्या भविष्य में ऐसी नई कल्पनाएं, नई कहानियां उभर सकती हैं जो आज हमें शायद अकल्पनीय लगती हों और जो हमारी आज की दुनिया को उसी तरह पूरी तरह बदल दें जैसे संज्ञानात्मक क्रांति ने हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वजों की दुनिया को बदल दिया था? और अगर ऐसा हुआ तो वो नई दुनिया कैसी दिखेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।